हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप हस्बैंड हैं, अपने वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप वाइफ हैं, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेंटेनेंस के कितने प्रकार की होती है। तो मेंटेनेंस जो है दो प्रकार की आपको मिल सकती है। या तो आपको इंट्री मेंटेनेंस मिलेगी, जिसे हम मैंडेटरी मेंटेनेंस या मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट कहते हैं, या फिर आपको परमानेंट मेंटेनेंस मिलेगी, जिसे हम परमानेंट एलिमनी भी कहते हैं। तो लॉ के अंदर दो प्रोविजन है जब हम हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 24 और सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 24 को मैं डिटेल में समझा चुका हूँ एक वीडियो में। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी सेक्शन नंबर 24 पर। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं, उस सेक्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें। अब बात करें कि आज जो हम सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिस मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारी परमानेंट मेंटेनेंस। यानी कि आप परमानेंट मेंटेनेंस कब ले सकते हैं, चाहे आप हस्बैंड हैं चाहे आप वाइफ हैं, अपने स्पाउस से कब और कैसे ले सकते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप अगर मेंटेनेंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो मेंटेनेंस दी गई है हमारे हिंदू लॉ के अंदर, इसमें डिफरेंस क्या है। अगर हम दोनों मेंटेनेंस की बात करें कि हमें कौन सी मेंटेनेंस देनी होगी, जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 24 जो मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की बात करती है, इंटरी मेंटेनेंस की बात करती है, मैंडेटरी मेंटेनेंस की बात करती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये इंटरिम मेंटेनेंस है, यानी कि कुछ समय के लिए आपको रिलीफ दिया जा रहा है। अब सेक्शन 24 के लिए जब आप मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, वो आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपकी प्रोसीडिंग किसी कोर्ट के अंदर चल रही है, आप मैट्रिमोनियल रिलीफ ले रहे हैं। मैट्रिमोनियल रिलीफ क्या है? आपने जुडिशियल सेपरेशन के लिए प्रोसीडिंग डाली है, कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, डिवोर्स के लिए फाइल की है, ये सारी चीजें, या कोई अदर रिलीफ आपने लिया है किसके अंदर? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। तो ये सारे मैट्रिमोनियल रिलीफ है। मेंटेनेंस आप क्लेम कर रहे हैं, ये मैट्रिमोनियल रिलीफ है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग जब आपकी ये चल रही है, उससे लेकर जब तक कि आपकी प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप कौन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, जिसे हम इंटरिम मेंटेनेंस और मैंडेटरी मेंटेनेंस कहते हैं। अब डिग्री पास कर दी गई, फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया। अब उसके बाद अगर आप मेंटेनेंस लेना चाहते हैं तो आप किस प्रोविजन के अंदर मेंटेनेंस ले सकते हैं, तो उससे हमारा डील करता है सेक्शन नंबर 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जो हमें परमानेंट मेंटेनेंस की बात करता है। अब ये परमानेंट मेंटेनेंस किस तरीके से दिया जाएगा, क्या इसका लमसम अमाउंट होगा, कब से ये स्टार्ट होगा, इसके अलावा क्या इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, क्या इसको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 25 में लिखी हुई है। सबसे पहले समझते हैं सिंपल शब्दों में, फिर मैं आपको डायरेक्ट रीडिंग के साथ हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। सिंपली अगर समझे परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में, परमानेंट एलिमनी के बारे में, मेंटेनेंस को एलिमनी भी हम कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, डिग्री पास करने के बाद जो भी मेंटेनेंस कोर्ट निर्धारित करती है, जो भी एलिमनी कोर्ट निर्धारित करती है, उसको हम परमानेंट मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी हम कहते हैं। अब यहाँ पर और क्या क्या चीज आपको समझनी है कि आपको जो ये मेंटेनेंस देना होगा जिस पार्टी को, दो पार्टी होती है, एक तो पेटिशनर, एक रिस्पोंड, एक क्लेमेंट, एक नॉन क्लेमेंट। यानी कि जिसने क्लेम किया है, जो मेंटेनेंस मांग रहा है, नॉन क्लेमेंट जिसने उस क्लेम को देना है। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट अगर
पेटिशनर को कोई अमाउंट देना चाहता है मेंटेनेंस के रूप में, तो वो किस तरीके से दे सकता है? क्या वो पीरियोडिकली दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। सेक्शन 25 में लिखा है आप मंथली दे सकते हो। पीरियोडिकली का मतलब होता है मंथली, क्वार्टरली, जो पार्टी के लिए सुलभ हो सक, जो पार्टी के लिए सही, रीजनेबल हो सके, सॉरी, जो पार्टी के लिए रीजनेबल हो सके, जिसमें कि वो पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा दे सके। या फिर आप चाहते हो कि मैं एक ही बार में परमानेंट एलिमनी दे दूंगा दूसरे पार्टी को, मैं कैपेबल हूं देने के लिए, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी जितना आप बताना चाहते हैं कि मैं ये अमाउंट जो है अपोजिट पार्टी को एक बार में दे दूंगा, और वो आप देकर वहां से छुट्टी कर सकते। यानी कि आप पीरियोडिकली भी दे सकते हैं और लमसम अमाउंट एक बार में भी दे सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी कैपेबल नहीं होती। इसलिए पीरियोडिकली मेथड यहाँ पर दिया गया है कि आप इतना इतना पैसा जो है दे दीजिए, ये आपका टोटल परमानेंट मेंटेनेंस आपको देना है, आप इतना इतना करके दे सकते हैं अपोजिट पार्टी को। अब इसमें ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं, और क्योंकि जब तक जो पैसा आप देने के लिए सक्षम है आप उतना ही तो दे पाएंगे, आपको फोर्स तो किया नहीं जाएगा। तो ये चीज है। अब पीरियोडिकली और लमसम अमाउंट आप एक बार में भी दे सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या समझनी है कि ये मेंटेनेंस कब तक दी जाएगी। यानी कि जो क्लेमेंट क्लेम कर रहा है परमानेंट मेंटेनेंस, उसको तब तक दी जा सकती है जब उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ के बाद जो है नहीं दी। के अलावा कुछ अदर पॉइंट्स भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि रीमैरिज हो गई है तब देने की जरूरत नहीं है। ये जब चेस्टिटी यानी कि कोई महिला की बात करें, वो अभी वर्जन है और उसने किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, तो अब उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हस्बैंड की बात करें, तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ मैरिटल रिलेशनशिप बनाया, तब उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट यहाँ पर क्या दोनों पार्टी की इनकम को देखेगा? बिल्कुल देखेगा। इसके अलावा सेक्शन 25 ये भी कहता है इनकम के साथ साथ उसकी स्टेट को भी देखा जाएगा। यानी कि जो उसके उसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको देखा जाएगा। उसको यहाँ पर ऑर्डर में लिख दिया जाएगा, अगर ये डिफॉल्ट करता है तो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, लेकिन ओनरशिप अभी भी उसके पास ही रहेगी अगर उसके पास है। साथ ही जो मेंटेनेंस का कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें वो उसको बदल भी सकती है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है, जो मैंने अभी पॉइंट बताए उन पॉइंट्स पर। क्योंकि मॉडिफिकेशन इसलिए किया जा सकता है, सपोज दैट अभी किसी की सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ, अब उसका 1,000 रुपये मेंटेनेंस बांध दिया गया है, अब उसकी सैलरी बढ़कर 10,000 या 15,000 हो गई है। इसी तरीके से अपोजिट पार्टी यहाँ पर अप्लीकेशन मूव करेगी कि इनकी तो इनकम बढ़ गई है तो मेंटेनेंस भी मेरा बढ़ना चाहिए या बढ़ना चाहिए, दोनों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, वाइफ और हस्बैंड। तो वहां पर ये वेरिएशन भी हो सकता है। अब हम समझ लेते हैं बेयर एक्ट की हर एक वर्ड की रीडिंग को, हर एक पॉइंट को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या कह रहा है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, सब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन अंडर दिस एक्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू। यानी कि जब कोर्ट डिग्री पास कर देती है तभी आप परमानेंट मेंटेनेंस या एलिमनी लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होगी। मैंने पहले भी बताया था, जब तक आप सर्वे एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे तब कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा आप कौन सी मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, कि आप इंट्री मेंटेनेंस लेने आए हैं या परमानेंट मेंटेनेंस लेने आए हैं। कोर्ट तभी डिसाइड करेगा जब आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। any application made to it for the purpose by either the wife or the husband। और यहाँ पर वाइफ भी और हस्बैंड दोनों एलिजिबल है परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी लेने के लिए। एज द केस में बी ऑर्डर द रिस्पोंडेंट शेल पे, यहाँ पर मैंडेटरी है पे करना रिस्पोंडेंट को
शेल वर्ड का यूज किया गया है। पे टू द अप्लीकेंट फॉर हर और हिज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सच ग्रोस सम एंड सच मंथली। ग्रोस सम का क्या मतलब होता है? ग्रोस सम का सिंपल सा यही मतलब होता है कि जो भी रीजनेबल होगा एकदम, मतलब कि अपोजिट ही रिस्पोंडेंट को ये कह दिया गया कि आपको 5 लाख रुपए मेंटेनेंस देना है, लमसम अमाउंट है कि ये, और ये परमानेंट मेंटेनेंस है, अगर आप दे पा रहे हैं तो कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर कर देगी। या फिर सच मंथली और पीरियडिकली सम फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द अप्लीकेंट, या फिर पीरियडिकली मंथली इस तरीके से निर्धारित कर देगी, कोर्ट ऑर्डर कर देगी। और यहाँ पर मैंने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि उसके लाइफ टाइम के लिए जो अप्लीकेंट है अपील कर रहा है मेंटेनेंस के लिए, अब वो क्या करेगा, जो क्लेमेंट है क्लेम कर रहा है, वो उसकी लाइफ टाइम के लिए ही रिस्पोंडेंट उसे पे करेगा। हैज रिगार्डिंग टू द रिस्पोंडेंट ओवन इनकम और अदर प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी इनकम को भी देखा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को भी देखा जाएगा। जब हम इंट्री मेंटेनेंस की बात करते हैं तो उसमें उसकी इनकम को देखा जाता है, और परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात करते हैं तो उसमें दोनों चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। इफ एनी द इनकम और अदर प्रॉपर्टी ऑफ द अप्लीकेंट, द कंडक्ट ऑफ द पार्टी एंड अदर सर्कमस्टांस ऑफ द केस। अब यहाँ पर क्या चीज, जब पार्टी परमानेंट मेंटेनेंस निर्धारित करती है तो ऐसे में उसके कंडक्ट को देखा जाता है, उसके स्टेटस को देखा जाता है, उसके पास कैपेसिटी है देने की या नहीं है, इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। और जो भी अदर रीजनेबली सर्कमस्टांस है उस केस के जो कोर्ट को सही लगेगा, इट मे सीम्स टू द कोर्ट टू जस्ट, यानी कि जो उसको सही लगेगा, एंड एज सच पेमेंट में बी secured if necessary by a charge on the immovable property of the respondent, यानी कि रिस्पोंडेंट की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज सही रहेगी उसके अनुसार जो है यहाँ पर अप्लीकेंट को दी जाएगी। ये आपको सबसेक्शन 1 समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो ये पीरियड, जो अमाउंट है या क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस की हम बात करते हैं, जो क्वांटिटी जो अमाउंट है ये कोर्ट निर्धारित करेगी। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि इतना मेंटेनेंस है, मैंडेटरी है देना। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ए चेंज इन द सर्कमस्टांस ऑफ द अदर पार्टी, यानी कि जो मेंटेनेंस दे रहा है, यानी रिस्पोंडेंट जो है, अब उसकी सैलरी बढ़ गई है तो सर्कमस्टांस ऑलरेडी चेंज हो गए, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो अप्लीकेंट है वो एक एप्लीकेशन मूव करेंगी, इसको एप्लीकेशन मूव करेगा या करेगी कि उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, मेंटेनेंस को बढ़ाया जाए। इट हैज बीन मेड अंडर ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में पहले 5000 का मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया गया, अब सर्कमस्टांस चेंज हो गए, अब उसकी मेंटेनेंस को भी चेंज कर दिया जाएगा। इट मे बी एट द इंस्टेंस ऑफ अदर पार्टी वेरी modify or rescind as such order in such manner as the court deem fit just, यानी कि जो कोर्ट को सही लगेगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट हमें कह रहा है इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन हैज रीमैरिज, यानी कि जिसके फेवर में ऑर्डर आया है, अब जिसको, यानी कि क्लेमेंट के फेवर में ऑर्डर आ गया, मेंटेनेंस की पेटिशन, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की, पेटिशन ने, वो अप्लीकेंट ने, क्लेमेंट ने कि मेरे को जो है मेंटेनेंस लेनी है, रिस्पोंडेंट पार्टी को ऑर्डर कर दिया कि आप क्लेमेंट को जो है मेंटेनेंस देंगे, उनके फेवर में यहाँ पर ऑर्डर आ गया। अब वो अप्लीकेंट, अब वो क्लेमेंट की रीमैरिज हो जाती है, तो रीमैरिज होने के बाद क्या होगा, उसकी मेंटेनेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा, ये हमारा सबसेक्शन कहता है। और इफ सच पार्टी इज द वाइफ, अगर वो पार्टी वो वाइफ है, शी हैज नॉट रिमेन चेस्ट, चेस्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, अगर वो वाइफ है उसका जो है वो चेस्ट है, यानी कि वो वर्जिन है, उसका किसी और के साथ वर्जिन नहीं रहती,
चेस्ट नहीं रहती, यानी कि किसी और के साथ उसने रिलेशन बना लिया, तो ऐसे में भी इफ सच पार्टी इज हस्बैंड, अगर वो पार्टी हस्बैंड है, दैट ही हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर वुमेन आउटसाइड वेडलॉक, यानी कि उसने अपने शादी के जो हस्बैंड एंड वाइफ है उसको छोड़कर किसी और दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने कर लिया है, it may at the instance of the other party vary modify resigned any such order in such manner as the court be deemed just, यानी कि दूसरे पार्टी के द्वारा एप्लीकेशन मूव करने के बाद उस मेंटेनेंस में को बदला जा सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उसे रद्द जो है किया जा सकता है। तो हमने मेंटेनेंस के बारे में समझा इस वीडियो के अंदर कि आप परमानेंट मेंटेनेंस कैसे ले सकते हैं, किन किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम ये भी समझ लेते हैं कि किस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बनेगा। तो उसी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बनेगा जिसने पहली डिग्री जो है पास की थी, यानी कि जिसने मेन डिग्री, वो मेन पिटीशन जिसने पास की थी, यानी कि आपने जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिग्री के लिए पहले पिटीशन डाली, अब मेंटेनेंस के लिए डाल दी। कोर्ट में आपने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करी, साथ साथ मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी लगा दी। तो जिस कोर्ट ने डिवोर्स की डिग्री, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास की है, उसी कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन होगा कि वो आपके मेंटेनेंस को यहाँ पर सुनेंगे। तो ये हमारा ज्यूरिडिक्शन हो गया। तो अगर आप हस्बैंड हैं, आप अपनी वाइफ से परमानेंट मेंटेनेंस लेना चाहते हैं कि डिवोर्स हो चुका है, अब भी तो जरूरत होती है, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है, अगर वो कैपेबल नहीं है तो उसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप हस्बैंड हैं या आप वाइफ हैं तो किस तरीके से आप परमानेंट मेंटेनेंस ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने कानूनी प्रोविजन आप सभी को बता दिए हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।